हेलो बच्चों। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं और ये हमारे क्रैश कोर्स जो है उसके लिए वीडियो है। तो क्रैश कोर्स में हम जो पहला लेक्चर था, यानी कि इससे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद है, इससे पहले की जो भी चीज़ है उसको हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, यानी कि डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, प्रधान अक्ष क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे प्रायः C से सूचित किया जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि जो हमारा गोलीय दर्पण होता है वो किसका बना होता है, तो खोखले गोला का बना होता है। अब ये गोला है तो इसका क्या होगा, केंद्र भी होगा। क्योंकि जब इसको हम दर्पण बनाते हैं तो इसको काट कर किसी न किसी एक साइड से क्या करते हैं, इसको पेंट कर देते हैं, यानी कि रचित कर देते हैं, सिल्वरिंग कर देते हैं और इसको यहाँ से काट लेते हैं। ठीक है, तो ये है तो इसी खोखले गोले का भाग, तो इसका जो केंद्र होगा, चूंकि हम दर्पण के लिए जब बात करेंगे तो इसी केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, कैसे दर्पण है तो देख रहे हैं किस तरह से ये पीछे की तरफ से सिल्वरिंग किया हुआ है। अगर ये पूरा खोखला गोला होता तो उसका एक यहाँ पे केंद्र भी होता। ठीक है, तो अगर ये खोखला गोला तब तो इसको केंद्र कहते हैं। चूंकि यहाँ अवतल दर्पण है तो यहाँ पे इसको क्या नाम देते हैं, तो यहाँ पे एक नया नाम देते हैं वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को हम कैपिटल C से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। हम देख रहे हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है और इसका वक्रता केंद्र जो है जो इसके सामने, यानी कि इसका हमारा परावर्तक सतह है। ये क्या हमारा परावर्तक सतह है और परावर्तक सतह के सामने होता है। जबकि हम उत्तल दर्पण में देखते हैं तो यह दर्पण के पीछे होता है। ये देख रहे हैं, ये हमारा इस साइड से क्या है, परावर्तक सतह, यानी इधर से लाइट जाता है, लेकिन इसका वक्रता केंद्र क्या है, पीछे की तरफ है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वह दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, तो दर्पण के पीछे होता है। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, ध्रुव। ठीक है, ध्रुव को हम क्या कहते हैं, पोल भी कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, एक हमारा दर्पण है, तो इसका जो केंद्र होगा, इस दर्पण का जो केंद्र होगा उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, और इसे हम कैपिटल P से सूचित किया जाता है। तो यहां भी देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, एक उत्तल दर्पण है और इसका ज्यामितीय केंद्र यहाँ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम इसका ध्रुव कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, इसका ध्रुव कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। यानी ये हमारा क्या है, दर्पण है और इसका ये क्या है, मध्य बिंदु है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव, यानी कि ये वाला पॉइंट P और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, और ये हमारा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, तो ये ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या फिर मुख्य अक्ष कहेंगे। तो ये हमारा ध्रुव हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा दर्पण का द्वारक, यानी कि अपर्चर ऑफ मिरर। तो दर्पण की चौड़ाई जो है दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण कितना चौड़ा है उससे हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन वास्तविक रूप से होता है, यानी कि वो हिस्सा, जैसे अगर हम दर्पण देख रहे हैं तो उसका कुछ चौड़ाई होगा। ठीक है, और जिस हिस्सा अगर सिर्फ इतना ही तक अगर वो हिस्सा है प्रकाश का परावर्तन हो रहा है
तो इसी हिस्सा को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक कहेंगे। तो जिस हिस्से से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वक्रता त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि अगर ये हमारा एक खोखला गोला होता तो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी को यानी ध्रुव तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या कहते हैं। चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दर्पण का, तो यहाँ पे इसका नया नाम दे देंगे वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की जो दूरी है इसी दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बात बता दिए। एक तो है क्या कि अगर ये खोखला गोला होता तो यहाँ से परिधि से लेकर केंद्र की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। या फिर अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की दूरी को, यानी दर्पण का ध्रुव हमारा ये हो गया P और ये हमारा वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव है और ये क्या है, वक्रता केंद्र है। तो इन दोनों के बीच के जो दूरी होगा इसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमें प्रधान अक्ष के समांतर, यानी जो हमारा अवतल दर्पण है प्रधान अक्ष के समांतर हमें कुछ आपतित किरणें चाहिए, यानी कुछ ऐसी किरणें होनी चाहिए जो कैसा हो, प्रधान अक्ष के समांतर हो। तो प्रधान अक्ष के समांतर जब आपतित किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, अभिसरित होती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन देख लीजिए, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें कैसा होना चाहिए, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के समांतर होनी चाहिए और निकटवर्ती होने चाहिए, यानी पास में होना चाहिए। सभी आपतित किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती है, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद सब क्या हो रहा है, एक बिंदु पे आके मिल रहा है, अभिसरित हो रहा है। तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल F से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है कि अवतल दर्पण का फोकस वास्तविक होता है। कैसे देखे थे आप कि ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा इसका प्रधान अक्ष हो गया, ठीक है, यहाँ पे हम वक्रता केंद्र मान लेते, तो ये हमारा इसका ध्रुव है। तो इसके प्रधान इसके समांतर जो भी किरणें जा रहा है, ठीक है, वो सब क्या परावर्तन के बाद इस बिंदु पे यहाँ के वास्तव में मिल रहा है। तो वास्तव में मिल रहा है तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा। तो याद रखना है कि जो अवतल दर्पण का फोकस होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है। चूंकि अवतल दर्पण सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। आप देख रहे हैं कि जो भी प्रधान अक्ष के समांतर किरणें आ रही है, ठीक है, प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी किरण होगा वो सब क्या होगा, दर्पण से परावर्तन के बाद सब के सब जो है एक बिंदु पे जो है मिलता है, एक बिंदु पर अभिसरित होता है, इसलिए हम इससे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि यह सभी समांतर किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देता है, संसरित कर देता है, इसलिए क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब ये फोकस दूरी क्या होता है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य फोकस है। ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस, और ये हमारा क्या है, ध्रुव है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा, यानी मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच का जो दूरी होगा, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फोकस दूरी कहेंगे और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। और फोकस दूरी को हम फोकसांतर भी कहते हैं और इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। तो याद रखना है कि फोकस दूरी और फोकस में बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं है। मुख्य फोकस क्या है, तो ये प्रधान अक्ष पे एक ऐसा बिंदु है जहां पे प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें इस बिंदु पे मिलती है। और फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच का जो दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं।
मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से दिखाते हैं, जबकि फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी, ठीक है। इसमें भी क्या है, सबसे पहले हमको ध्यान देना है प्रधान अक्ष पे। तो ये हमारा क्या है, प्रधान अक्ष है। तो यहाँ भी जो किरणें चाहिए वो कैसा चाहिए, हमारा प्रधान अक्ष के समांतर किरणें चाहिए। तो ये हमारा कुछ प्रधान अक्ष के समांतर क्या है, किरणें। ये हमारा प्रधान अक्ष के समांतर किरणें हैं। तो जब ये किरणें दर्पण के परावर्तक सतह पे पड़ता है तो कुछ इस प्रकार से ये परावर्तित हो जाता है। ये किरणें कुछ इस प्रकार से क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहीं ना कहीं इस बिंदु से आकर इस बिंदु से निकल रही है। बिंदु कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जाके एक बिंदु पे मिल रही है। तो यहाँ पे वास्तव में कोई किरणें आकर पीछे मिल नहीं रहे, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो किरणें हैं सब के सब पीछे की तरफ एक बिंदु पे मिलता है। तो जिस बिंदु पर ये मिल रहा होता हुआ प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस या फोकस कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर और निकटवर्ती किरणें उत्तल दर्पण पे पड़ती है तो परावर्तन के बाद परावर्तित सभी किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। देख रहे हैं कि ये किरणें क्या लग रहा है, सब लग रहा है कि ये किरणें कहीं ना कहीं पीछे की तरफ आके एक बिंदु पे मिल रही है। ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है। तो उस बिंदु को, इस बिंदु के क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का हम मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। फिर आएगा फोकस दूरी क्या होता है। उसी तरह यहां से हमारा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, यानी ध्रुव ये पॉइंट और ये मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगा इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम स्मॉल एफ कहेंगे। यानी ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। फिर है हमारा क्या कि उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो काल्पनिक होता है। कैसे काल्पनिक होता है, तो देखिए यहाँ पे किरणें, यहाँ पे जो है वास्तव में किरणें नहीं मिल रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किरणें क्या हो रही है, वास्तव में यहाँ पे नहीं मिले। ये किरण इधर आया, इधर चला गया, ये किरण आया, इधर परावर्तित हो गया, ये किरण कुछ इस प्रकार से, और ये किरण, तो पीछे की तरफ कोई किरण वास्तव में नहीं मिल रहा है, लेकिन सिर्फ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये पॉइंट क्या वास्तव में होगा, नहीं, ऐसा सिर्फ माना जाता है। तो ये जो फोकस है वो क्या होगा, हमारा काल्पनिक फोकस होगा। तो उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो क्या होता है, काल्पनिक होता है। और उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, दर्पण के पीछे स्थित होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा परावर्तक सतह है, तो ये हमारा सामने का हिस्सा है, ये हमारा सामने का हिस्सा और ये हमारा पीछे का हिस्सा है। तो देख रहे हैं कि ये फोकस जो है क्या है, दर्पण के पीछे दिख रहा है। और फिर उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ये भी देख लिए थे। तो ये हमारा क्या है, ध्रुव है, और ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस। तो ये जो दूरी होगा इसे हम क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं, और इसे हम स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। फिर क्या है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। यानी कि एफ फोकस दूरी और जो हमारा वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर है, इन दोनों में संबंध क्या है। जो संबंध क्या है कि एफ बराबर जो होता है वो क्या होता है, हमारा r/2 होता है। यानी जो गोलीय दर्पण का फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो एक रिलेशन और आ जाएगा। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो r में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r हो जाएगा, और 2 में f से करेंगे तो 2f। तो ये दो प्रकार का रिलेशन आता है। पहला है हमारा f बराबर r/2 और दूसरा है r बराबर 2f। स्टेटमेंट में क्या होगा कि गोलीय दर्पण का जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या जो वक्रता त्रिज्या है वह क्या होगा, फोकस दूरी के दुगुना होगा। तो इन दोनों रिलेशन को आपको क्या करना है, याद करना है। पहला रिलेशन क्या है, तो पहला रिलेशन है हमारा f बराबर r/2, ये हमारा क्या है, पहला रिलेशन है। दूसरा क्या है, r बराबर 2f। दोनों का स्टेटमेंट बदल जाएगा। यहाँ पे जो है f जो है r के टर्म्स में, यहाँ पे r जो है वो
एफ के टर्म्स में है। ठीक है, तो इन दोनों रिलेशन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसको प्रूव करना। तो अभी चूंकि हमारा क्लास कोर्स का चल रहा है तो इसे हम एक अलग सेपरेट वीडियो में इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा फास्ट रिवाइज करना है बस हमें। तो इन सब चीजों को आगे करते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण में प्रूफ किया गया है /2। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम। हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण में देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए हमें कुछ नियम को जानना जरूरी है। तो जो पहला नियम क्या है, सबसे पहले ये चीज हम समझेंगे कि अगर कोई भी अवतल दर्पण, चूंकि हम अवतल दर्पण की बात करें तो ये अवतल दर्पण अगर है तो इसमें हम वस्तु को कहां कहां रख पाएंगे। हम जानते हैं कि ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा ध्रुव होता है, यहाँ पे कहीं हमारा क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, और यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है। तो हम एक वस्तु को कहां कहां पे रख सकते हैं, तो सबसे पहले, और इधर कहीं हमारा अनंत होगा। इस दर्पण के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये पॉइंट हमारा अनंत कहलाएगा। तो वस्तु को हम इस दर्पण के सामने कहां कहां रख सकते हैं, तो कुल मिला के हम देखते हैं। पहला तो हम वस्तु को एक रख सकते हैं अनंत पे, ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया हमारा अनंत पे। दूसरा कहां रख सकते हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो दूसरा पॉइंट हमारा कहीं यहां पे आ जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या आएगा कि हम रख सकते हैं वक्रता केंद्र पे। चौथा क्या हो सकता है, वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। पांचवा पॉइंट क्या हो सकता है कि फोकस पे रखेंगे, ठीक है, वक्रता के अंदर फोकस पॉइंट चौथा होगा, और पांचवा हो जाएगा फोकस पे, और छठा पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा पी और एफ के बीच में हो सकता है। तो अवतल दर्पण के सामने हम इन 6 जगह पर वस्तु को रख सकते हैं, और हम समझने का प्रयास करेंगे कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तब कैसा बनता है, जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इन 6 जगह पे क्या कर सकते हैं, हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने रख सकते हैं, ठीक है। तो जब अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी जाती है, कहां कहां रख सकते हैं, तो ये 6 जगह को रख सकते हैं। तो क्या होगा, एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और प्रतिबिंब उस बिंदु पर तब प्राप्त होता है जब कम से कम 2 परावर्तित किरणें उस बिंदु पर मिलती है या उस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम हमें 2 किरणों का आपस में मिलना जरूरी है। या तो वास्तव में मिलेगा या फिर मिलता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम जो है हमें 2 किरणों का मिलना या मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। तो इस प्रकार उन 2 किरणों का उपयोग करके प्रतिबिंब का पता लगाया जाता है, ठीक है। पहला जो नियम है प्रतिबिंब प्राप्त करने का, हम जो नियम देख रहे थे उसमें पहला नियम क्या है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती हैं। यानी ये हमारा एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएगा वो सब मुख्य फोकस से ही गुजरेगा। अगर हम इस प्रकार समांतर किरणें लेंगे तो ये भी क्या होगा, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। अगर हम इस प्रकार से ले रहे हैं, अगर यहाँ पे दर्पण होता तो ये भी मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा। तो जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो यह हमेशा जो है मुख्य फोकस से होकर ही गुजरेगा। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तित होने के बाद यह पुनः वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है, और ये जो किरण है वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। तो दर्पण पे पड़ने के बाद क्या होगा, ये फिर उसी पाथ में उसी दिशा में लौट जाती है। अगर वक्रता केंद्र से जाएगा तो वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस लौट जाएगा परावर्तन के बाद। तो ये हमारा दूसरा नियम है। तीसरा नियम है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, अगर कोई किरण मुख्य फोकस होकर गुजरता है तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होता है, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। ये हमारा प्रधान अक्ष है, देख रहा है कि परावर्तन के बाद ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया है। तो ये 3 रूल आपको याद रखना है। अब क्या करेंगे हम,
ये आपको बता चुके हैं कि अवतल दर्पण में हम वस्तु को कहां कहां पर रखेंगे और प्रतिबिंब किस किस कहां कहां बनेगा। सबसे पहले हम कहां रख सकते हैं, तो यहाँ में इधर से स्टार्ट किया गया, तो सबसे पहला हम वस्तु को कहीं यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि P और F के बीच में रख सकते हैं, तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कहां रख सकते हैं, F के ऊपर, तो फोकस पर दूसरा हो गया हमारा। तीसरा क्या है, F और C के बीच में कहीं यहाँ पे रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। चौथा क्या है कि हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, तो ये हमारा चौथा कंडीशन हो गया। पांचवा क्या है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख सकते हैं, तो ये हमारा पांचवा हो गया। और छठा क्या है कि दर्पण से कहीं दूर जाकर वस्तु को रखते हैं, तो यानी कि अनंत पे जब हम वस्तु को रखते हैं तब इसका प्रतिबिंब हम देखेंगे। तो इन 6 जगह पर अवतल दर्पण के सामने हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को रख सकते हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां पे रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार का बनेगा। तो सबसे पहला है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने कहां हो, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित होता है, यानी कि F और P के बीच में हम जब वस्तु को कहां रख रहे हैं, हम F और P के बीच में। तो देखें कि ये हमारा ध्रुव है और ये हमारा फोकस है, तो इन दोनों के बीच में हम वस्तु को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, जब वस्तु को यहाँ पे रखे तो हम आपको बताए थे कि कम से कम हमें किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हमसे कम से कम 2 किरण चाहिए। तो पहला जो हम किरण ले रहे हैं वो है प्रधान अक्ष के समांतर। आपको पता है कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर होता है तो किससे गुजरता है, मुख्य फोकस से। तो ये जैसे ही इसे एक किरण निकला जो प्रधान अक्ष के समांतर है, तो ये क्या होगा कि मुख्य फोकस से होके गुजरेगा। ठीक है, तो ये वस्तु से एक किरण निकला जो प्रधान अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो, ये मुख्य फोकस से होके गुजर गया। दूसरा क्या, हम एक ऐसा किरण लेंगे जो वक्रता केंद्र की दिशा की तरफ है, तो हम ऐसा किरण लेंगे जो क्या है, वक्रता केंद्र की तरफ से निकला हुआ जाएगा। तो हम जानते हैं कि वैसा किरण जो वक्रता केंद्र की दिशा में हो तो ये दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो दोनों किरण टकराकर वापस आया, ये दोनों हमें कितना भी दूर मिलाएंगे ये दूर होता हुआ जाएगा। क्या ये दोनों किरण कहीं मिलेगा? नहीं, क्योंकि हम बताए हैं कि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इन 2 किरणों का मिलना जरूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित किरणें आ रहे हैं ये कहीं भी जाके नहीं मिलेगा। ठीक है, जब कहीं नहीं मिलेगा तो हम देखें कि ऐसा लग रहा है कि दोनों किरण कहीं ना कहीं ये दर्पण के पीछे जाकर इस बिंदु पे मिल जाएगा। तो इस बिंदु पे मिल जाएगा या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, इस वस्तु का यहाँ पे एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तव में किरण यहाँ पे जा नहीं रही, किरण तो यहाँ से निकला और ये इस रास्ते पे चले गया और ये जो प्रधान के समांतर था वो फोकस होके गुजर, किरण तो इधर गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरण कहीं ना कहीं दर्पण के पीछे जाके मिल रहा होगा। तो जिस बिंदु पे मिल रहा होगा वहीं पे इस वस्तु का एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और देख पा रहे हैं कि वस्तु से क्या है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है और वस्तु के रेस्पेक्ट में ये प्रतिबिंब कैसा है, तो सीधा है और दर्पण के पीछे। तो जब वस्तु कहां पे रखते हैं हम, F और P यानी कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के पीछे बन रहा है, काल्पनिक बनता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे किरण वास्तव में नहीं मिल रहा है, यहाँ सिर्फ ऐसा लग रहा है कि इधर की तरफ मिल रहा होगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के रेस्पेक्ट में सीधा है और क्या है, वस्तु से बड़ा है। तो ये केस जो है आपको बहुत अच्छे से याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट केस यही है, क्योंकि अवतल दर्पण में यही एक ऐसा केस है जब जो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट है जब हम वस्तु को कहां पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं। तो फोकस पे रख रहे हैं तो अब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहां से क्या हो गया, एक किरण निकला जो कैसा है, तो प्रधान अक्ष के समांतर है। अब प्रधान अक्ष के समांतर हम जानते हैं कि जो भी किरणें प्रधान अक्ष के समांतर होता है वह क्या होता है, तो वह मुख्य अक्ष से मुख्य फोकस होकर गुजरता है। तो एक किरण तो हो गया, हमें एक और किरण लेना है जो क्या हो, वक्रता केंद्र की दिशा में हो। तो जो भी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में होता है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये किरण कितनों हम आगे बढ़ा दे या कितना पीछे की तरफ देखेंगे तो ये किरणें कभी भी आपस में नहीं मिलेगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि अनंत पे जाके ये दोनों किरणें मिलेगा।
और अनंत पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जब वस्तु कहाँ हो, एफ पर हो, ये गलत है। जब वस्तु कहाँ पे हो, एफ पर हो। जब वस्तु क्या हो, एफ पर हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है और वास्तविक बनेगा। और वास्तविक बनेगा तो क्या मानेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और यह वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। तो जब भी फोकस पे रखेंगे किसी वस्तु का दर्पण के सामने, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। नेक्स्ट जब क्वेश्चन है, जब हम वस्तु को कहां रख रहे हैं, दर्पण की वक्रता केंद्र यानी कि सी और फोकस यानी कि एफ के बीच में रखते हैं। तो इस बार हम वस्तु को कहां रखे हैं, ये हमारा एफ है यानी कि मुख्य फोकस और ये हमारा वक्रता केंद्र, इसके बीच में कहीं पे हम वस्तु को रखे हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम 2 किरणें चाहिए। एक किरण जो है कैसा है, वो हम देख रहे हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा मुख्य फोकस से होके गुजरता है। ठीक है। दूसरा जो किरण हम लेंगे वो क्या होगा, तो वक्रता केंद्र की दिशा में होगा। हम जानते हैं कि जो भी किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में जाता है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाता है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें आके कहीं ना कहीं दर्पण के सामने जो है वक्रता केंद्र से परे आकर मिल रहा है, और जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु पर हम क्या कहेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है। और प्रतिबिंब देख रहे हैं यहाँ पे किरण जो है वास्तव में 2 किरणें मिल रहा है, क्योंकि परावर्तन के बाद दोनों किरणें आगे इस बिंदु पे वास्तव में मिल रहा है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। देख रहे हैं कि वस्तु के रेस्पेक्ट में बड़ा है और वस्तु के रेस्पेक्ट में क्या है, उल्टा है। तो जब हम वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी और एफ पर रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और अनंत के बीच में। ये देख रहे हैं कि सी से परे है और इधर कहीं अनंत होगा, तो ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, वस्तु को सी और एफ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। नेक्स्ट जो केस है हमारा वो क्या है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो, यानी कि वस्तु कहां पे रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, वस्तु को हम कहां पे रखें, सी पे रखें, यानी वक्रता केंद्र पे रखे हैं। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम कितना किरण चाहिए, तो 2 किरण चाहिए। तो एक किरण हम ऐसा लिए जो क्या है, प्रधान अक्ष के समांतर है। तो प्रधान अक्ष के जो समांतर किरण होता है वो क्या होता है, मुख्य फोकस से होके गुजरता है। तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजर गया। दूसरा जो हम किरण लिए हैं वो क्या लिए, उसको हम मुख्य फोकस से होके गुजार रहे हैं। तो जैसे ये मुख्य फोकस से होकर गुजारते थे, आपको पता है कि जो किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरता है वो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये किरणें क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो गया। तो देख रहे हैं कि इस पे है, इस बिंदु पे ये दोनों किरणें आके मिल रही है, और जिस बिंदु पे 2 किरणें मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और हम देख रहे हैं कि दोनों किरणें कहाँ मिलती है, तो वक्रता केंद्र पर ही मिलती हैं। और देख रहे हैं कि वस्तु के रिस्पेक्ट में जितना बड़ा वस्तु है, प्रतिबिंब भी हमारा उतना ही बड़ा है। तो जब वस्तु हमारा कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के साइज का ही बनता है। तो आपको याद रखना इस केस को कि वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। 5वां हमारा केस है, जब वस्तु अनंत और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, यानी इधर कहीं हमारा अनंत होगा और ये हमारा वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में हम वस्तु को रखे हैं, तब देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो प्रतिबिंब लाने के लिए कम से कम हमें कितना किरण, 2 किरणें चाहिए। तो ये एक पहला किरण जो निकला वो हमारा कैसा है, तो प्रधान अक्ष के समांतर है। तो प्रधान अक्ष के समांतर जो किरण है वो किससे होकर गुजरेगा, तो वो हमारा मुख्य फोकस से होके गुजरता है। दूसरा जो किरण लिए वो हम क्या ले रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली। तो हम जानते हैं कि जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है वो क्या होता है, वक्रता केंद्र वाली दिशा में ही वापस लौट जाता है। तो जिस दिशा में गया ये उस दिशा में वापस लौट जाता है। तो लेकिन हम क्या देखें, ये दोनों किरणें जो है इस बिंदु पे मिल रही है, जो सी और एफ के बीच में है। तो जिस बिंदु पे दोनों किरणें मिल रही है उस बिंदु पे क्या करेगा,
हम देखेंगे कि प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच में। देख रहे हैं कि दोनों किरणें कहाँ मिल रही है, तो सी और एफ के बीच में मिल रही है। प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है, वास्तविक हुआ तो उल्टा होगा ही, और वस्तु से जो है छोटा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। नेक्स्ट केस है हमारा, और छठा केस और लास्ट केस है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पे स्थित होता है तो ऐसा माना जाता है कि जो किरणें हैं वो क्या होगा, प्रधान अक्ष के समांतर किरणें होती हैं। जो भी किरणें चूंकि बहुत दूर से आ रहा होता है, अनंत का मतलब बहुत दूर मान सकते हैं, तो किरणें कैसा हो जाती है, तो समांतर हो जाती है। तो जब समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होती है, टकराती है, तो ये सब जानते हैं कि मुख्य फोकस से होके गुजरती है। और हम जानते हैं कि जहां पे दो किरणें मिलती है वहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जब अनंत से जो समांतर किरणें आ रही है तो वो मुख्य फोकस पे मिल रहे, तो प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पे होगा, तो मुख्य फोकस पे होगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। तो इन 6 केस को हम देख चुके हैं कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने कहां कहां वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनेगा। अब इसका हम समराइज टेबल में देखते हैं कि जब वस्तु हमारा कहां हो, फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक और सीधा बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनता है। इस केस को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि यही एक ऐसा केस है जिसमें हमें क्या बनता है, प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक और सीधा मिलता है। बाकी सब में देख रहे हैं वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा है। यानी कि सिर्फ एक ऐसा केस है जब वस्तु हमारा कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है और काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा बनता है। बाकी हर केस में जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में वास्तविक और उल्टा बनता है। जब हम फोकस पे रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पे बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। जब वस्तु को हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। वास्तविक और उल्टा तो याद ही नहीं करना है, हर केस में वास्तविक उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। जब वक्रता केंद्र पे रखते हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है और वस्तु के समान आकार का बनता है। पांचवा जो केस था, जब हम वस्तु कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। अब बात है इस टेबल को याद कैसे करेंगे। ये जिस तरह से लग रहा है ये तो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो याद करने का हम आपको कुछ ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहला जो याद करना है कि जब वस्तु फोकस पे हो अनंत पे बनता है। जब वस्तु कहां पे हो, फोकस पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पे बनता है। और जब वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो ये याद कर सकते हैं कि फोकस पे रहेगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, और जब वस्तु अनंत पे रहे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो दो केस तो आई थिंक आपको याद हो गया होगा, फोकस पे रहे तो अनंत बनेगा, अनंत पे रहे तो फोकस पे बनेगा। साइज की बात कर लेते हैं, तो जब वस्तु हमारा फोकस पे रहेगा, प्रतिबिंब अनंत पे रहेगा, बहुत दूर बन रहा है तो प्रतिबिंब भी बहुत बड़ा बनेगा। जब वस्तु हमारा फोकस पे है, प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन जब वस्तु अनंत पे है, प्रतिबिंब हमारा फोकस पे बन रहा है, तो साइज जो होगा वस्तु का बहुत छोटा होगा। बाकी कैसा बनेगा तो जान रहे हैं कि सिर्फ एक ही केस है कि जो दर्पण के पीछे वाला बनता है वो काल्पनिक सीधा, बाकी समय हमारा उल्टा ही होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तो याद करने का झंझट ही नहीं है, वास्तविक और उल्टा ही कहना है। एक तो हो गया। ये क्या है, चौथा केस देखिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होता है तो प्रतिबिंब भी कहाँ निर्माण हो रहा है, वक्रता केंद्र पर ही हो रहा है। तो ये भी याद कर सकते हैं कि जब वस्तु हमारा वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और आकार क्या होता है, तो वस्तु के आकार का होता है। यानी कि जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा जो हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब होगा।
और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। सिर्फ यही एक केस है जिसको आपको क्या करना है कि काल्पनिक और सीधा बनता है। एक चीज जो आपके और समझने का प्रयास करना चाहिए वो क्या है, आप थोड़ा सा समझिए, याद करना बहुत आसान हो जाएगा। ये हमारा क्या है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा ध्रुव होगा, ये हमारा कहीं ना कहीं फोकस होगा और ये हमारा वक्रता केंद्र होगा, ठीक है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि वस्तु का सबसे पहले कहाँ रख रहे हैं, अनंत पे रखते हैं। वस्तु हमारा कहाँ है, अनंत पे है, ठीक है। अनंत पे जब वस्तु है तो हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बन रहा है। अनंत पर का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है और उल्टा बनता है। तो जब अनंत पे जब वस्तु रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पे बन रहा है। अब देखिए वस्तु को हम क्या करेंगे, दर्पण की तरफ लाएंगे। जैसे वस्तु को हम दर्पण की तरफ लाएंगे तो प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से फोकस से आगे बढ़ेगा। अब क्या करेंगे, जब वस्तु को हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहां निर्माण हुआ था, फोकस पे। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये क्या होगा, जो हमारा प्रतिबिंब वो भी क्या होगा, सी और एफ के बीच में कहीं बनेगा। देखिए अनंत पे था तो फोकस पे बना, प्रतिबिंब अगला क्या किया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं यहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहीं यहां बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या करते हैं, जब हम प्रतिबिंब को कहां पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे, तो वस्तु को, तो प्रतिबिंब भी हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र पे बनेगा। फिर क्या करेंगे, वस्तु को हम अब क्या रखेंगे, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में रखेंगे। जब प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पे था तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, एक बार पीछे आ जाएगा, ठीक है। फिर जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमारा अनंत पे बनेगा। तो जैसे जैसे हम वस्तु क्या करेंगे, दर्पण के सामने लाएंगे, प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण से दूर जाएगा। वस्तु दर्पण के पास जाएगा, प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा, ठीक है। और बाकी एफ और पी वाला तो आपको याद रखना है कि ये कहीं ना कहीं पीछे की तरफ ये बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। बाकी इस केस में आपको वैसे याद कर सकते हैं। पहले याद कर लीजिए कि अनंत का कहां बनता है, फोकस पे। फिर एक पॉइंट आगे बढ़ाएंगे, इसको एक पॉइंट पीछे दर्पण के दूर करेंगे, इसको फिर पास करेंगे, फिर एक पॉइंट क्या करेंगे, इसको दूर करेंगे। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं कि वस्तु को हम कहां पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पे निर्माण होगा। बाकी तीन तो आपको याद करना है कि फोकस का अनंत बनता है, वक्रता केंद्र का वक्रता केंद्र बनता है और अनंत का फोकस से बनता है। और ये जो हमारा पहला है तो ये याद करना बहुत जरूरी है कि पी और एफ के बीच में बनता है तो हमारा काल्पनिक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला आपको याद क्या रखना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में देखे थे कि दोनों प्रतिबिंब बनता है। एक केस में पी और एफ के बीच यानी फोकस और ध्रुव के बीच में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बना, तो दर्पण के पीछे बन रहा था। लेकिन बाकी 5 केसों में जो था हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना, यानी अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि हमारा उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा होता है और वस्तु से बहुत छोटा होता है। तो उत्तल दर्पण में 2 बात याद रखना है। तो अब एक उत्तल दर्पण में वस्तु कहां रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है और इसका ये हमारा पी है, एफ है, सी है। तो सबके सब तो इसका पीछे की तरफ है, तो दर्पण के पीछे रखें तो क्या प्रतिबिंब का निर्माण होगा, नहीं। परावर्तक सतह सामने है तो यहां रखेंगे। तो एक ही बात हो सकता है कि जब हम वस्तु कहां पे रख रहे हैं, अनंत पर रखेंगे, यानी इससे कहीं दूर रखेंगे, अनंत पे वस्तु को रख सकते हैं। या दूसरा हो सकता है कि अनंत और पी के अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु कहीं यहाँ पे रख सकते हैं। 2 ही कह सकता है, एक तो अनंत रख सकते हैं, दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं। तो चूंकि ये बाकी एफ और सी सब में दर्पण के पीछे पड़ता है तो इस पे हम इसके सामने हम वस्तु को नहीं रख सकते हैं। तो उत्तल दर्पण में हमारा 2 ही जगह पे प्रतिबिंब को वस्तु को रख सकते हैं। तो पहला क्या है
जब हम वस्तु को कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत पे रख रहे हैं। तो हम जानते हैं कि अनंत पर जो वस्तु होता है उससे जो किरणें आती है वो क्या होती है, प्रधान अक्ष के समांतर होती है। तो अनंत पे ये क्या आया, ये सब किरणें आया, तो ये परावर्तन के बाद कुछ इस तरीके से परावर्तित हो गया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहीं ना कहीं जाके ये इस बिंदु पे यानी कि एफ पे मिल रहा होगा। ठीक है, मिलता नहीं है लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो दो किरणें कहीं ना कहीं ये पीछे जाके एफ इस बिंदु पे मिल रहा होगा। वैसे भी जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समान जो भी किरणें आती है वो क्या होता है, मुख्य फोकस पे मिलता या मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो चूंकि प्रधान अक्ष के समांतर ही अनंत से आ रही है किरणें, तो इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पे उस वस्तु का क्या होगा, एक काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और बहुत छोटा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरा केस है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच में रखा जाता है, यानी कहीं इधर अनंत रहा होगा और ये हमारा ध्रुव है, तो इसके बीच में रखते हैं, तब प्रतिबिंब देखते हैं किस प्रकार से बनता है। हम जानते हैं कि प्रतिबिंब आने के लिए कम से कम हमें क्या करना है, दो किरणें चाहिए। तो पहला जो किरण है वो प्रधान अक्ष के समांतर जो कुछ इस प्रकार से चला गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस बिंदु से होके निकल रहा है। ये जो किरणें परावर्तित हुआ वो कहाँ से लग रहा है, तो ये मुख्य फोकस से होके निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। हम जानते हैं जो प्रधान अक्ष से प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण जाता है या तो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है या इससे निकलता हुआ प्रतीत होता है। तो चूंकि उत्तल दर्पण है तो यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो एक तो हो गया। दूसरा हमारा क्या है कि एक ऐसा हम लेंगे जो हमारा क्या हो, वक्रता केंद्र की दिशा में हो। तो हम जानते हैं कि जो भी किरणें वक्रता केंद्र की दिशा में होता है वो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इधर की तरफ जा रहा होगा। तो ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिल रहा होता है यानी कि मिलता हुआ प्रतीत होता है, वहां पे क्या होगा, उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनेगा। तो ये भी देख रहा है कि ये भी क्या है, ये कहाँ बन रहा है, पी और एफ के बीच में बन रहा है, काल्पनिक है सीधा और वस्तु से बहुत छोटा प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो ये दोनों केस को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है, और दोनों केस में जो है प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है। बाकी तो अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता ही है, अनंत और ध्रुव के बीच में रखें तो फोकस और ध्रुव के बीच में क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब है हमारा अवतल दर्पण का उपयोग, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट उपयोग है वो क्या है, हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो हजामती दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह चेहरा का सीधा बनाता है, बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो हजामती दर्पण क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, क्योंकि वे चेहरा का सीधा, बड़ा तथा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दूसरा भी याद रखना है कि रोगियों के नाक, कान, गला ये सब की अगर जांच करना है तो उसमें हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा जो है वो हम सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली प्रकाश की समांतर किरणों को, उन किरणों के साथ आने वाली उसमें विकिरण को फोकस की ओर अभिसरित कर देता है, फल ताप बढ़ जाता है और खाना पकाने में सुविधा होती है। जैसे देख सकते हैं कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है। ठीक है, आप जानते हैं अवतल दर्पण का क्या होता है, परावर्तक सतह किसा होता है, धसा होता है। तो ये हमारा परावर्तक सतह, ये हमारा से सूरज का लाइट आया, सूरज का लाइट कुछ इस प्रकार से पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से इस पर लाइट पड़ेगा। ठीक है, ये सूरज का लाइट इस पे पड़ रहा है, लेकिन ये सब क्या करेगा, जो भी पड़ेगा सब के सब जो है इस पूरे लाइट को एक बिंदु पे क्या करेगा, जमा कर देगा। अब यहाँ पे जो है इतना गर्म हो जाएगा, इस पर रोटी वगैरह रख देंगे तो क्या होगा, ये आसानी से पक जाता है। तो ये हमारा सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में, गाड़ियों के अग्रदीपों में यानी कि हेडलाइट में, याद रखेंगे गाड़ियों के हेडलाइट में, टॉर्च में, टेबल लैंप में इत्यादि में परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हजामती दर्पण के रूप में और जो हमारा गाड़ी के हेडलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो
सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मोटर कार, ट्रक, बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी कि पृष्ठदर्शी दर्पण साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तल दर्पण का उपयोग, कि जितना भी गाड़ी के साइड मिरर लगा होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है, हमारा उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। कारण क्या है, इसका कारण ये है कि यह किसी वस्तु का जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब जो है बहुत छोटा बनता है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा पीछे का पार्ट देख पाते हैं। तो इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हमारा क्या है, अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है। तो जहां पे ध्रुव होता है उसको हम क्या मानते हैं, ओरिजिन मानते हैं। ठीक है, जो ध्रुव है वह क्या है, ओरिजिन मानते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है, सो पहले समझ लीजिए। गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। हम देखे हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है, प्रतिबिंब एक बार तो पीछे बनता है, बाकी सब में सामने बनता है। उत्तल दर्पण में देखिए कि प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। तो दोनों केस है, कभी दर्पण के सामने बनता है, कभी दर्पण के पीछे बनता है, कभी दर्पण के ऊपर बनता है तो कभी दर्पण के नीचे बनता है। तो इन दो स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, एक कन्वेंशन की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। आजकल जो चिन्ह परिपाटी है उसे हम बोलते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है कि यहाँ पे ध्रुव को मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती है। इतना यानी कि जो भी दूरी मापेंगे हम इस ध्रुव से मापेंगे, यानी कि इससे ऊपर का दूरी, इससे नीचे का दूरी, इससे पीछे का दूरी और इससे इस साइड का दूरी, सामने का दूरी। तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, जितना भी दूरी को मापेंगे वो ध्रुव को हम मूल बिंदु मानकर मापते हैं। फिर क्या है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, यानी प्रकाश इस साइड से जाता है तो इस साइड से जितना भी दूरी मापेंगे इधर, यानी इस तरह से करके जो भी दूरी मापेंगे वो हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में, यानी अगर इधर की तरफ कोई दूरी मापते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। इधर की तरफ जो दूरी माप रहे हैं वो पॉजिटिव और इधर की तरफ जो माप रहे हैं वो निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। यानी ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारा अगर प्रधान अक्ष, ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा मूल बिंदु है, तो यानी इधर की तरफ माप रहे, यानी क्या है, आपतित किरण की दिशा है, तो ये दूरी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो लाइट इधर से जा रहा है, हम इधर की तरफ दूरी माप रहे हैं तो ये दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। फिर है कि मुख्य अक्ष के ऊपर लंबवत सभी दूरी धनात्मक होती है, यानी अगर ये हमारा प्रधान मुख्य, ये हमारा ओरिजिन है, ध्रुव है, तो इसके ऊपर जितना भी दूरी मापेंगे वो पॉजिटिव होगा और इसके नीचे जितना दूरी मापेंगे वो क्या होगा, हमारा निगेटिव होगा। तो मुख्य अक्ष के नीचे जो सभी दूरियां होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, यानी इधर का दूरी क्या होगा, अगर इधर की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। लेकिन अगर वहीं इधर की तरफ आ रहे हैं, ये हमारा मूल बिंदु है यानी ध्रुव है, या इसको हम लिख देंगे मूल बिंदु, जो यहाँ पर ध्रुव है, अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरी क्या होगा, हमारा निगेटिव होता है। फिर अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मूल बिंदु से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा। जबकि मूल बिंदु से अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। अब हम इससे जो हमारा चिन्ह परिपाटी है उससे हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, और निष्कर्ष क्या निकालते हैं सो समझिए। पहला बात है कि हम सुविधानुसार वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखते हैं, यानी अगर ये हमारा अवतल दर्पण है तो हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे, इस साइड में रखेंगे, कहीं इस साइड में हम वस्तु को रखेंगे। अगर ये हमारा उत्तल दर्पण है तब भी हम वस्तु क्या रखेंगे, हमेशा इसी साइड रखते हैं। तो वस्तु को हम एक कन्वेंशन बन गया है कि हमेशा किस साइड रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं। इसलिए वस्तु दूरी को हम यूं कहते हैं,
अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए ऋणात्मक होता है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ये हमारा पी को हम क्या मानते हैं, मूल बिंदु मानते हैं। तो इधर से हम वस्तु दूरी, तो वस्तु का यहाँ पे रख रहे हैं, तो जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हम क्या कर रहे हैं, ध्रुव से हम इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये यू जो होगा निगेटिव होता है। इसमें भी देख रहे हैं कि हम ध्रुव से इधर की तरफ आ रहे हैं, यानी आपतित किरण के दिशा के अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, तो ये यू भी क्या होगा, निगेटिव होता है। तो चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। दूसरा क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं। दूसरा बात है कि अवतल दर्पण का फोकस दर्पण के सामने बाईं ओर होता है, इसलिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी एफ जो है हमेशा ऋणात्मक होता है। देख लीजिए, जैसे हम जान रहे हैं कि जो हमारा अवतल दर्पण है इसका फोकस दूरी किधर होता है, यहाँ से आज के बीच के ये वाला डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस होता है, ये कैपिटल एफ है और ये वाला पी है। तो हम यहाँ से इधर की तरफ जा रहे हैं, तो ये वाला निगेटिव क्या होगा, हमेशा अवतल दर्पण में निगेटिव होता है। जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमारा इसका फोकस इधर की तरफ होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो वही बात लिखा है कि दर्पण की फोकस दूरी हमेशा, किसकी बात करें, अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा ऋणात्मक होती है, निगेटिव होता है, क्योंकि ये ध्रुव से हम इधर आ रहे हैं, प्रकाश के दिशा के अपोजिट में आ रहे हैं। जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है क्या, दर्पण के पीछे होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो हम यहाँ ये हम क्या है, चूंकि प्रकाश के दिशा में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो ध्रुव से हम किधर की तरफ जा रहे हैं, प्रकाश की दिशा में, तो फोकस इसका पीछे की तरफ होता है उत्तल दर्पण में। तो क्या है कि ये जो फोकस दूरी है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्या है कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें जो हम बात करें प्रतिबिंब दूरी, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव वो इस बात पे, अगर पीछे बनेगा तो धनात्मक होगा, दर्पण के सामने बनेगा तो निगेटिव, यानी कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण में हम क्या जानते हैं, उत्तल दर्पण में हम देखते हैं कि प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो उत्तल दर्पण में जो होगा वो क्या होगा, प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव होगा। देख रहे हैं आप, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब दूरी की बात, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हाँ, एक बात है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो इसकी वक्रता त्रिज्या में ऋणात्मक होगी, क्योंकि ये दोनों दर्पण के सामने होता है। जबकि उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अब है कि जो दर्पण से दर्पण के ऊपर अगर वस्तु बन रहा है, प्रधान इसके ऊपर बन रहा है, तो उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और नीचे बन रहा है तो निगेटिव मानेंगे। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र हमारा क्या होता है, पहले दर्पण सूत्र समझ क्या है, वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच में संबंध दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। यानी वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध बताता है उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। v क्या है यहाँ पे, v हमारा प्रतिबिंब दूरी है, u हमारा वस्तु दूरी है, f हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। इसी फार्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को हम 2/r भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। अगर r के रिस्पेक्ट में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दर्पण सूत्र। तो इन दोनों फार्मूला है, दोनों दर्पण सूत्र ही है। f के अगर रिस्पेक्ट में देखें तो इस वाला फार्मूला, अगर हमको वक्रता त्रिज्या दिया रहे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है कंजुगेट फोकस। इसमें एक्चुअली दो फोकस बनता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है आवर्धन। आवर्धन बस जान लीजिए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। यानी कि वस्तु के रिस्पेक्ट में हमारा जो प्रतिबिंब बना है वह कितना बड़ा या कितना छोटा बना है उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। इससे स्मॉल m से सूचित किया जाता है। और आवर्धन का फॉर्मूला होता है
प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h2 मानते हैं और बिंब की ऊंचाई के h1 मानते हैं तो आवर्धन क्या हो जाएगा, h2 बटा h1। याद रखना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, इसमें बस इतना बात याद रखना है आपको, अगर काल्पनिक प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के ऊपर बनता है, सीधा बनता है, तो प्रतिबिंब का ऊंचाई धनात्मक होता है। सीधी बात है, प्रधान अक्ष के ऊपर अगर प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, तो कैसा होगा, उसकी जो ऊंचाई धनात्मक पॉजिटिव मानेंगे। अगर प्रधान अक्ष के नीचे बनता है और उल्टा बनता है तो उसको क्या मानेंगे, ऋणात्मक मानेंगे। यानी प्रधान अक्ष, ये जो हमारा, अगर ये हमारा प्रधान अक्ष है, इसके अगर ऊपर प्रतिबिंब बन रहा है तो इसे हम क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे प्लस एच। अगर नीचे की तरफ प्रतिबिंब बन रहा है तो इसे हम क्या मानेंगे, माइनस एच। यही बात लिखा गया है। आगे है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों धनात्मक होती है। क्योंकि सीधी सी बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, ऊपर की तरफ इस साइड बनता है और वस्तु भी इधर रखा होता है, दोनों के दोनों क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। याद रखना कि यदि आवर्धन धनात्मक हो, यानी आप एम निकाल रहे हैं, मैग्निफिकेशन निकाल रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आया है, अगर ये पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक एवं सीधा होगा। आवर्धन देखकर हम बस बता सकते हैं कि अगर आवर्धन पॉजिटिव है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, काल्पनिक और सीधा होगा। यदि आवर्धन ऋणात्मक हो, आवर्धन अगर निगेटिव आया है, अगर एम जो है वो अगर ये निगेटिव आता है तो कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब होता है। सीधी बात है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार का होता है, तो इसका आवर्धन भी क्या होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। जबकि उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा क्या करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आवर्धन क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर आवर्धन का मान 1 से अधिक होता है, ठीक है, अगर आवर्धन का मान 1 से ज्यादा होता है तो क्या है, प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा बनता है। अगर आवर्धन का मान 1 के बराबर होता है तो वस्तु के आकार का होता है। यदि आवर्धन का मान 1 से कम होता है तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु से कम होता है। अगर 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु से बड़ा है। अगर 1 आया आवर्धन तो जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है। अगर 1 से कम आया है तो प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब क्या है, छोटा है। ठीक है, तो कई बार जो क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई नहीं दिया रहता है, तब हम आवर्धन कैसे निकालेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमें वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी पता होनी चाहिए। और इसमें जो है एम का फॉर्मूला होता है एम बराबर माइनस भी बटा यू। तो एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर हमें ऊंचाई दिया हुआ है और प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। लेकिन अगर वहां पे ऊंचाई ना देकर वस्तु दूरी या प्रतिबिंब दूरी दे दिया गया है तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, एम बराबर माइनस भी बटा यू। माइनस भी क्या है, भी होता है हमारा प्रतिबिंब दूरी और यू होता है हमारा वस्तु दूरी। तो आवर्धन का फॉर्मूला क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी एवं बिंब के दूरी के अनुपात के हम क्या बोलेंगे, आवर्धन कहते हैं। तो एम बराबर दोनों फॉर्मूला होता है H2 बटा H1 यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या माइनस निगेटिव में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बटा में वस्तु दूरी। एम का फॉर्मूला ये भी होता है एम बराबर 1 माइनस वी बटा एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें दो तरीका होता है। पहला है बिना स्पर्श के यानी कि विदाउट टचिंग, यानी हम कैसे पता कर सकते हैं, हमारे सामने तीनों दर्पण रखा रहेगा, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, बिना उसको छुए कैसे पता कर सकते हैं। तो बिना क्या करेंगे, दर्पण के सामने हम वस्तु को लाएंगे। अगर प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और आकार में वस्तु के बराबर बनता है तो समतल दर्पण है। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह हमेशा क्या होता है, तो वस्तु के आकार का बराबर बनता है और सीधा बनता है। अगर वस्तु दर्पण के सामने रखने पर सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है तो यह अवतल दर्पण है।
क्योंकि अवतल दर्पण याद है जब वस्तु P और F के बीच में रखाता है तो प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक बनता है और बड़ा बनता है। तो सीधा और अगर बड़ा बन रहा है तो वह कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब हमेशा जो है सीधा लेकिन वस्तु से अगर छोटा बना रहा है तो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। अगर बराबर बना रहा है तो हमारा समतल दर्पण है। अगर जो प्रतिबिंब है वो सीधा और बड़ा बना रहा है तो अवतल दर्पण है। अगर वस्तु से प्रतिबिंब छोटा बना रहा है और सीधा बना रहा है तो कौन सा हमारा? उत्तल दर्पण है। अब है कि छूकर कैसे पता कर सकते हैं? तो हमको परावर्तक सतह को छूना है। तो परावर्तक सतह अगर समतल होगा तो सिंपल सी बात समतल दर्पण है। अगर परावर्तक सतह धंसा होगा तो अवतल दर्पण है। अगर परावर्तक सतह उभरा या उठा रहेगा तो हमारा क्या है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। तो देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह कैसा होता है? धंसा होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा रहता है। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है? काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है, अवतल दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जबकि उत्तल दर्पण में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार से बड़ा, छोटा या बराबर होता है। हम देखे हैं कि कई बार जो अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है और आकार में बराबर भी होता है, जबकि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा कंप्लीट जो है प्रकाश का परावर्तन का रिवीजन हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप को आपको ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर चैप्टर समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारा जो ऐप है एजुकेशन मित्र ऑनलाइन वो प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है, वहां पे सारा नोट्स और जो लेक्चर है इसके साथ साथ वहां पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। तो आप इन सब फायदा अगर उठाना चाहते हैं इन सारी सुविधाओं का तो आप हमारे ऐप को क्या करेंगे? प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।